मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं महावीर समता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था पर। और आज ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सड़ गई है और जगह जगह से जो फोड़े हो गए हैं उसमें मवाद निकल रहा है और वो मवाद जो है बहुत ही सड़ान पैदा कर रहा है और उसकी सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ मामले बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में जुडिशरी पर खुलकर बात करना आवश्यक है। लोग यानी हम सब न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों पर बात नहीं करते क्योंकि हमें डरा कर रखा गया है कि न्याय व्यवस्था पर बात करने पर कंटेम्प्ट लग जाता है, अवमानना का वाद दायर होकर अवमानना का वाद दायर होगा और संभवतः जेल भी हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब अखबार निकालना शुरू किया था और 2003-04 मतलब मैंने तो अखबार तो 92 से निकाला, लेकिन 2003-04 में या 4-5 में एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया, उसका फैसला हुआ। वो मैंने अखबार में पढ़ा और मुझे लगा कि ये फैसला सही नहीं है। मैंने उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखी और अखबार में मेरी संपादकीय टिप्पणी के रूप में छाप दिया। लोगों ने मुझे बहुत डराया कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे पे कंटेम्प्ट हो जाएगा और तुम जेल जाना पड़ेगा और ये वो सब। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, मैंने जो सही सोचा सही समझा वो लिखा। जेल जाना पड़ेगा तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि हमारे यहाँ मतलब उदयपुर में ही एक फैमिली कोर्ट है। सेशन जज, एक सेशन जज वहाँ पे बैठते हैं, मतलब सेशन जज के इक्वलेंट पोस्ट होती है वो। उन्होंने मेरे ऊपर एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा दी। अब मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मेरे पास कोई नोटिस आया नहीं, और वो इसलिए नहीं आया कि हाई कोर्ट में जब वो एप्लीकेशन लगी तो उसको मतलब बहस के लिए स्वीकृत ही नहीं की। कोर्ट ने उसको उसी जगह रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने स्वीकरण के पहले ही रिजेक्ट कर दी। अगर स्वीकार हो जाती तो मेरे पास नोटिस आता। तो हाई कोर्ट जज ने उस अर्जी को स्वीकार ही नहीं किया और अपने फैसले में कहा कि पत्रकार को न्यायालय के फैसलों पर टिप्पणी करने का अधिकार है, बशर्त है कि पत्रकार का इरादा कोर्ट को बदनाम करने का नहीं हो। मुझे इस प्रकरण की जानकारी भी एक अखबार में शायद नवज्योति में प्रकाशित खबर से मिली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोर्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसे हिकारत की नज़र से या बदनाम करने की नीयत से कुछ टिप्पणी करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया पर सीजेआई खन्ना और वर्तमान सीजेआई गवई के पर जो है टॉल आर्मी ऐसे पड़ी है पीछे कि लगातार हज़ारों ट्वीट आ रहे हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे हैं उनके खिलाफ, उनको बद्दी गालियाँ दी जा रही है। मतलब अब तो ये लग रहा है कि कोर्ट तो, और जिस तरह से मतलब निशिकांत दुबे, सांसद निशिकांत दुबे ने संजीव खन्ना पर आरोप लगाए कि ये इनकी वजह से जो है गृह युद्ध हो रहे हैं या जगह जगह धर्म युद्ध हो रहे हैं,
वो उसको संजीव खन्ना ही करवा रहे हैं। मतलब इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। तो जो सही बात है वो कहने में डरने की क्या ज़रूरत है, मेरा कहने का मतलब। तो मैं और आगे इस पर बात करूं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अपील करूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने दोस्तों और परिजनों को बताएं। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बात आज इसलिए शुरू की मैंने कि अभी 23 तारीख को जस्टिस ओका के सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने एक विदाई भाषण दिया। आपको याद होगा कि थोड़े ही दिन पहले बेला त्रिवेदी भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुई, लेकिन बार एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनको विदाई देना भी उचित नहीं समझा। मतलब ये एक बहुत बड़ा रिमार्क है एक तरह से उनके करियर पे। बेला त्रिवेदी के करियर ख़त्म होने के बाद इस तरह का रिमार्क है कि उसको जो है धोया नहीं जा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा था ओका की। तो जस्टिस ओका जो है ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब मैंने आपको ये कहा कि सड़ांध आ रही है और मवाद जो है, मतलब पूरी जुडिशरी हमारी सड़ गई है और उसमें से मवाद की सड़न आ रही है। तो ये ओका भी उसी तरह की बात कह रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। और आपको ध्यान हो तो पिछले दिनों, मतलब 4-5 साल 7 साल पहले 4 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि दीपक मिश्रा जो है रजिस्ट्री में और केसों को देने में मतलब पक्षपात करते हैं, या ये कहिए कि जानबूझकर उनको ज़्यादा पक्ष, जो जूनियर वकील हैं उनको बड़े केस दिए जाते हैं और जो सीनियर वकील, जो सीनियर जज हैं उनको नहीं मिलते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने, और उनमें 4 जने थे, चलेश्वरम या एक ये भी थे आपके गोगोई साहब। खैर, ये जो बात दीपक मिश्रा के खिलाफ कही थी वो ही बात अभी चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ भी लागू होती है। और बीच में जो भी ये सुप्रीम कोर्ट के जज आए कोई बदलाव नहीं हुआ। और गोगोई साहब तो जो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने क्या किया ये तो आपको सबको मालूम ही है, मेरे को फिर से उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विदाई भाषण में न्यायपालिका की पारदर्शिता, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केंद्रित संरचना की आलोचना करते हुए उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में समितियों के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय मुख्य न्यायाधीश पर केंद्रित होते हैं और इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जस्टिस ओका ने केस लिस्टिंग प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसे तकनीकों के उपयोग की वकालत की, ताकि मामलों की सूचीबद्धता में पारदर्शिता और तार्किकता सुनिश्चित की जा सके। तो ये जस्टिस ओका थे जिन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ट्रायल कोर्ट और जिला अदालतों की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त की और उन्हें अधीनस्थ
अदालतें कहने के बजाय न्यायपालिका की रीढ़ मानने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीचे जो कोर्टें हैं वहीं से तो केस तैयार होकर आता, उसी पे तो हम बहस करते हैं, तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है और उनको मतलब रीढ़ मानने की ज़रूरत है कि वही रीढ़ की हड्डी है कोर्ट की। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जस्टिस ओका के भाषण के कुछ अंश हैं। अब इसके अनुसार देखें तो लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली में भयंकर सुधार की ज़रूरत है। मैंने प्रारंभ में न्यायपालिका के सड़ने की बात कही थी और उसमें मवाद निकलने की बात कही थी। तो पहला फोड़ा जो फूटा वो तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का ही है, जिनके घर में बोरे भर भर के नोट मिले और वहाँ पर जो आग लगी उससे मालूम पड़ा कि वो रुपए वहाँ जल रहे हैं। और आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड गई, उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संजय खन्ना जो CJI है उनको इन्फॉर्म किया और 5-6 दिन बाद वो बात लोगों के बीच में आई जब इंडियन एक्सप्रेस ने शायद उसको प्रकाशित किया। तो उसके बाद उस पर एक कमेटी बनी और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे साफ जाहिर है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो है न्याय को बेचते थे और पैसे कमाते थे और वो ही पैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर उनको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा था, इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उनके ऊपर महाअभियोग लगाने की बात राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके कही है। अब सरकार क्या करती है इसके ऊपर देखना है, वो कितना भ्रष्टाचार के विरुद्ध है इसका पता इससे ही लगेगा कि वो जस्टिस वर्मा पे महाअभियोग चलाती है या नहीं चलाती है। एक दूसरे मामले में मामला तो यही है, लेकिन कोर्ट में एक याचिका और लगी है जिसमें यशवंत वर्मा पर FIR करने की बात कही है, तो वो अभी चल रही है, शायद उसका फैसला नहीं हुआ है अभी। ये तो एक केस था। अभी 16 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लीपक मुकेश कुमार के खिलाफ एक FIR एंटी करप्शन विभाग ने FIR दर्ज की और वो इस केस को जनवरी 2025 से ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी कि भाई ये जो विशेष न्यायाधीश हैं वो ये मुकेश कुमार जो ये क्लार्क हैं, इनकी मिली भगत से वहाँ पर बहुत करप्शन हो रहा है और हम इनकी जांच करना चाहते हैं और इनके ऊपर FIR लॉन्च करना। तो उस समय हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम इसकी जांच करो और विशेष इसकी पता लगाओ, उसके बाद देखेंगे। फिर 16 मई को ये FIR दर्ज हुई और जो जज साहब थे उनका नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, पता नहीं क्यों छुपाया रखा है, लेकिन उन जज साहब का ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। और ये जो केस है इसमें मुकेश कुमार ने दिल्ली में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी जो खारिज हो गई। आरोप है कि उसने जज साहब से मिलकर आरोपियों से जमानत के बदले करोड़ों रुपए की मांग की थी। ये 5 लोग थे और 1-1 करोड़ रुपए सबसे मांगे थे जमानत के लिए, 1-1 करोड़ रुपए। तो इससे ज़्यादा मवाद और क्या निकल सकता है? मतलब सेशन जज के कोर्ट में 1-1 करोड़ मतलब 5 करोड़ की रिश्वत एक केस में मांगी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ न्याय कितना महंगा हो गया है। और आम आदमी, मेरे जैसा आदमी तो न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाने की भी नहीं सोच सकता है अब, इतनी हालत ख़राब है।
तो इस स्थिति को ठीक नहीं की गई तो हमारा लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा, न्याय व्यवस्था तो खतरे में है ही। और जब मैं ये कहता हूँ कि न्याय व्यवस्था खतरे में है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव और विधायिका तो पहले से ही करप्शन में डूबी हुई है, और अब जो थोड़ी बहुत आस्था न्याय व्यवस्था पे थी, वो भी अगर इस तरह के केसेस सामने आए और पता लगा कि न्याय बेचा जा रहा है, तो इस पे भी जो श्रद्धा थोड़ी बहुत है वो उठ जाएगी। 2023 में एक राउज रेवेन्यू कोर्ट के एक विशेष न्यायाधीश सीबीआई ईडी मामले के जो खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। आरोपों में कि जमानत के बदले रिश्वत मांगी गई। हरियाणा राज्य के पंचकुला स्थित उनके आवास पर अप्रैल 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई ने छापा मारा और पूछताछ की। हाई कोर्ट उक्त जज साहब को निलंबित कर दिया। मई 2023 में राउत एवेन्यू कोर्ट में ही विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट जगदीश कुमार पर पक्षपात के आरोप लगे। भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी ने आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी ईडी के मामलों में कौन सी जमानत होती है। न्यायालय के भ्रष्टाचार को लिखने बैठेंगे तो एक लेख नहीं पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज साहब को वो फैसला जिसमें महिला के निजी अंगों को छूना, पजामे का नाड़ा खोलने की कोशिश करना भी बलात्कार नहीं लगता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही जज साहब ने हर मस्जिद के नीचे सर्वे के नाम पर खोद कर मंदिर ढूंढने के फैसले दिए। तमिलनाडु में हाई कोर्ट में तिलकधारी जजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर अंतरिम रोक लगा दी। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों विधायिका द्वारा पारित 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने की कार्रवाई को अवैध और मनमानी करार दिया था। दोस्तों, ये जो मामला है इस पे एक बड़ी बहस चल रही है और राष्ट्रपति ने भी 14 सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उसी मामले को हाई कोर्ट के तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजेस ने उस मामले को उस आदेश को अभी तात्कालिक रूप पे उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये सारा मामला जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए तमिलनाडु के न्यायाधीशों को उस पर रोक लगाने का मौका मिला। अदरवाइज शायद वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे की व्याख्या करने के नाम पर उन्हें निलंबित नहीं करते। तो ये एक तरह की अराजकता न्याय व्यवस्था में एक तरह की अराजकता पैदा हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। पटना हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के 2 जजों पर सांकेतिक राशि का जुर्माना लगाया गया। अब राजस्थान को ही लें, 6 लाख केस पेंडिंग हैं। 2020 में जिला जजों की भर्ती प्रक्रिया में केवल 4 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जबकि 85 पद खाली पड़े हैं और 788 उम्मीदवार थे।
अब ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 4 जजेस को ही क्यों, 4 उम्मीदवारों को ही क्यों बुलाया, मतलब 788 उम्मीदवार हैं और 85 पद हैं, तो भाई 85 के 2 गुना 3 गुना तो बुलाते, लेकिन इन्होंने मतलब केवल 4 जनों को बुलाया। तो ये सीधा ही मतलब षड्यंत्र लगता है ये पूरा कि भी किस तरह से इस तरह की नियुक्तियां हो। इस प्रक्रिया को अनियमितता के आरोप लगे और 2020 से ये पेंडिंग है। और नई भर्ती, अच्छा केस ये तो पेंडिंग है, 85 जगह खाली थी, 4 जनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया, अनियमितता का आरोप लगा और केस लंबित है, विवाद पेंडिंग है। और इसी बीच नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया है कि भाई ये क्या चक्कर है कि पुराना तो मामला लटका हुआ है और आप नई व्यवस्था चालू कर रहे हैं। भरतपुर में एक जज साहब पर नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म करने, उसके ऊपर उसका बलात्कार करने के आरोप लगे। उसके साथ 2 जने और थे। भरतपुर में एक जज और 2 अन्य आरोपी के एक नाबालिग के साथ कुकर्म किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन जमानत भी विवाद का विषय बन गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि समय से पहले सुनवाई करनी शुरू कर दी, और मतलब सुनवाई की, उसकी वजह से हम अपना पक्ष नहीं रख सके। तो ये मतलब ये न्याय व्यवस्था क्या है? किसके लिए न्याय है? ये गरीब आदमी जो पीड़ित है उसके लिए है, या जो जुल्म कर रहा है उसको न्याय देने की बात है? बूंदी जेल में 6 महीने से बंद नरेश मीणा ने भी न्यायपालिका पर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और श्रम न्यायालय में कोटा में श्रम न्यायालय में जज को सुनने का अधिकार ही नहीं है। उदयपुर न्यायालय में 50 न्यायाधीशों में 41 जज ही कार्यरत हैं। 50 तो कोर्टें हैं और 41 जज हैं, जबकि लगभग 76,559 मामले लंबित हैं। तो ये 6 नए कोर्ट खोलने की डिमांड की है। तो ये मतलब एक न्यायालय की, न्याय व्यवस्था की एक झांकी है। इससे ये समझ में आता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सड़ गई है, अराजकता पैदा हो गई है उसमें। उसको अगर अभी से ठीक नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।